Hello, good evening everyone. My name is Shubham Jagdish and I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur Road campus. Welcome back to my YouTube channel. तो मैं आज चैप्टर नंबर 13 ऑफ कॉमर्स अपलोड करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 13 का नाम है मार्केटिंग। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है दैट इज मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। ये मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट है। बच्चे का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मार्केट अलग चीज है, मार्केटिंग अलग चीज है। बच्चे कंफ्यूज होके मार्केटिंग की डेफिनेशन में मार्केट लिख के आते हैं, मार्केट की डेफिनेशन में मार्केटिंग लिख के आते हैं। ऐसा मत करना भाई। फिर दूसरा टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है ना, कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ना, धीरे धीरे आपको सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। फिर है कंपैरिजन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, देन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। फिर लास्ट टॉपिक पढ़ना है हमें फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर बेटा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ईच फंक्शन आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा है। इसका अगला चैप्टर मार्केटिंग मिक्स और भी ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस चैप्टर। अच्छा, बड़ा भी क्यों ना हो, क्योंकि ये चैप्टर आपकी पूरी एक इंडिविजुअल यूनिट आती है कॉमर्स के पेपर में। 12 मार्क्स का पोर्शन कवर हो जाएगा अगर चैप्टर नंबर 13 और 14 दिल लगा के पढ़ लिया आपने। चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से बढ़ते हैं बेटा आगे। तो पहला टॉपिक हमें मार्केट के बारे में पढ़ना है। मार्केट है क्या? लेमन लैंग्वेज में हमें पता है एक ऐसी जगह जहां पर बायर्स और सेलर्स मीट करते हो और भाई एक्सचेंज का काम करते हो। तो यहां पर कुछ डेफिनेशन बहुत सिंपल सी लिख रखी है मैंने। इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है ना, कितने एक्चुअल बायर्स हैं और कितने पोटेंशियल बायर्स हैं, अगर ये पता चल जाए तो उस प्लेस को मार्केट बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में पहला कॉन्सेप्ट है प्लेस कॉन्सेप्ट। लेमैन लैंग्वेज में या कॉमन आदमी की भाषा में बोले, वो जगह जहां लोग शॉपिंग करने जाते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बाजार, या उसको बोलते हैं शॉपिंग मॉल। एरिया कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर मार्केट का लगना, उसे बोलते हैं हम लोग एरिया कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है यूरोपियन कॉमन मार्केट। अभी इसको इन डेप्थ भी पढ़ने जा रहे हैं तो नीड नॉट वरी। थर्ड है डिमांड कॉन्सेप्ट। डिमांड कॉन्सेप्ट मतलब एग्रीगेट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। डिमांड के बेसिस पे भी मार्केट को डिटरमाइन किया जाता है। फिर है एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ज्यादातर लगता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर वाली जो मार्केट होती है उसे एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। लास्ट है पीपल कॉन्सेप्ट। पीपल कॉन्सेप्ट मतलब कितने लोग इन्वॉल्व हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, मिडिलमैन हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं, उसके बेसिस पर भी मार्केट को कैटेगराइज किया गया है। जल्दी से ये नोट करो भाई और बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसके। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने बहुत बड़े टॉपिक पर। बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट को इन डेप्थ स्टडी करेंगे बेटा हम लोग। तो पहला केस है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर पहली मार्केट होती है लोकल मार्केट, जो किसी एक विलेज, किसी टाउन पे लिमिटेड होती है। दूसरी रीजनल मार्केट, मतलब नॉर्थ इंडिया की मार्केट, साउथ इंडिया की मार्केट लाइकवाइज। तीसरी नेशनल मार्केट, बोले तो इंडिया की मार्केट, चाइना की मार्केट, किसी और कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री की मार्केट। और इंटरनेशनल मार्केट, जहां पर बहुत सारी कंट्रीज के लोग आकर बाइंग और सेलिंग करते हैं, जैसे कि यूरोपियन मार्केट जो मैंने बताया था अभी आपको उसके पहले। तो आपको ये बात समझ में आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। दूसरे पे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बिजनेस होता है और रिटेल में कम। ठीक है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में दो तरह की मार्केट है बेटा, होलसेल एंड रिटेल। थर्ड पर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज, किस तरह के गुड्स का लेन देन हो रहा है। कमोडिटी मार्केट कौन सी होती है? जहां पर बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सामान को बेचा जाता है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, कॉटन एक एग्जांपल है। दूसरा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का बेसिक एग्जांपल बताया मैंने आपको, स्टॉक एक्सचेंज लिखा भी है यहां पर। यहां पर वो सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में डील करते हैं। ठीक है ना, तो स्पेशल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं इसके अंडर। बेसिक एग्जांपल बता रखा है मैंने, स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा है मनी मार्केट। मनी मार्केट में वो लोग आते हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस में डील करते हैं, जैसे कि आपके बैंक्स। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज पढ़ा। अब बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? जब मैन्युफैक्चरर या प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ दैट गुड जब बेचता है सामान होलसेलर को, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट।
और जब होलसेलर बेचता है रिटेलर्स को तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, और जब रिटेलर बेचता है कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, तो उसे टर्मिनल मार्केट बोलते हैं। यहां पर बच्चे गलती क्या करके आते हैं, टर्शरी लिखकर आ जाते हैं, मत लिखना भाई, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल मार्केट। चलो भाई सेकंड लास्ट में पढ़ते हैं। फिर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर गुड्स का लेन देन ऑन द स्पॉट हो जाए, पैसे दिए लेन देन हो गया, ठीक है ना, या पैसे नहीं भी दिए, क्रेडिट पर दिए, लेकिन गुड्स का एक्सचेंज अगर तुरंत हो जाएगा तो उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। और अगर गुड्स का लेन देन आज की डेट पर फ्यूचर में हो रहा है, मतलब आज आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है लेकिन उसका एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा फ्यूचर में, तो उसे बोलते हैं फ्यूचर मार्केट, ठीक है ना। जैसे कि अभी कौन सा प्लेन आया है इंडिया के अंदर, फाइटर प्लेन, रफेल की डील कई साल पहले हुई थी, कई साल पहले के रेट पर, मगर उसका एक्सचेंज आज हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, कंज्यूमर मार्केट, मतलब ये वो गुड्स डील करेगा जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के काम आता है। दूसरा है प्रोड्यूसर मार्केट, यहां पर उस तरह के गुड्स मिलते हैं जो प्रोड्यूसर्स यूज करता है फॉर प्रोड्यूसिंग सम कमोडिटी और फॉर रीसेलिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये छह तरीके के बेसिस पर टाइप्स ऑफ मार्केट को क्लासिफाई किया गया है, एज इट इज नोट कर लो और पेपर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो। तो ये माइंड मैप आपको हेल्प करेगा टाइप्स ऑफ मार्केट को प्रिपेयर करने के लिए। जल्दी से नोट करो, बढ़ता हूं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और हॉट शॉट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग क्या होता है, साथ में उसके फीचर्स क्या हैं। तो चलो भाई, अभी तक तो मार्केट क्या था वो पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मार्केट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हम लोगों ने खत्म कर लिया, मार्केटिंग क्या भला है। चलिए देखते हैं भाई। दो तरह की डेफिनेशन हमारी बुक में दे रखी है, एक को ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, एक को मॉडर्न अप्रोच ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। आपके पेपर में अगर कोई भी स्पेसिफिकली नहीं पूछी हो तो जो आपको आसान लगे आप वो लिख सकते हो, ठीक है। मेरे को तो ट्रेडिशनल वाली ही आसान लगती है भाई, जो कि बहुत हद तक सही भी है। तो ट्रेडिशनली मार्केटिंग की क्या डेफिनेशन है, ऑल एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। वो सारी एक्टिविटीज जो गुड्स का फ्लो डायरेक्ट करती हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स से कस्टमर्स की तरफ, वो सारी एक्टिविटीज को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। और इसी डेफिनेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं मॉडर्न अप्रोच के अंदर, मतलब इंग्लिश के माध्यम से इसको कॉम्प्लिकेट बना रहे हैं, मतलब दोनों का सेम है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, executing and the conception of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives। सर कहना क्या चाहते हैं, याद होगा 3 इडियट्स का डायलॉग, आपको कहना यही चाहते हैं, ठीक है ना। सिंपल, समझ में आई। तो जो आपको ठीक लगे आप वो लिख के आ सकते हो, until and unless क्लियरली स्पेसिफाई ना हो क्वेश्चन में कि कौन सी अप्रोच से आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन लिखनी है। तो आइए भैया पढ़ते हैं कि क्या तरीका है क्या मार्केटिंग। तो इसके फीचर्स पढ़ेंगे और इसकी मीनिंग आपको क्लियर होती जाएगी। पहला फीचर है कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग का पूरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कस्टमर कैसे गुड्स डिमांड करने वाला है, कस्टमर की क्या नीड्स हैं। तो मार्केटिंग ये पता लगाती है कि कस्टमर की वांट क्या है, नेसेसिटी क्या है, डिजायर क्या है, पहला चीज। दूसरा, इंटीग्रेटेड प्रोसेस। जब वो पता लगा लेती है कि कस्टमर की नीड क्या है तो वो ये फैक्ट्रीज को, वो ये बिजनेस हाउसेस को बताती है कि आपको किस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन करना है, सो दैट आपके गुड्स का प्रोडक्शन होते ही मार्केट में वो सामान बिक सके। ठीक, दोनों चीज समझ में आई। थर्ड है क्रिएटिव। मार्केटिंग को क्रिएटिव होना पड़ता है। क्यों मार्केटिंग को क्रिएटिव होना पड़ता है, यहां पर हर तरह की नॉलेज है। आपको ये देखना है कि सामान किस तरह का प्रोड्यूस होगा, आपको ये देखना है कि सामान की पैकिंग किस तरह की होगी, आपको ये देखना है कि सामान किस सेगमेंट, किस एज सेगमेंट को बिकना है, तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर भाई देखो, कोई भी अगर सामान आज की डेट में अगर आप देखते होगे कि अगर किड्स सेगमेंट का सामान है तो उसके एड्स किस जगह पर आते हैं, उसके एड्स आते हैं कार्टून नेटवर्क पर, उसके एड्स आते हैं किसी पोगो टीवी पर, लाइकवाइज, ठीक है ना। और अगर किसी अडल्ट को सामान बेचना है जो टीनेजर है और अडल्ट है, उसका ज्यादातर ऐड आता है इंस्टाग्राम पर, ज्यादातर ऐड आता है यूट्यूब पर। और किसी अगर बड़े लोगों, एजेड लोगों को देना है, कुछ सामान बेचना है आपको, 60-65 प्लस के लोगों को बेचना है, तो उसके एड्स आते हैं न्यूज चैनल्स पर, उसके ऐड आते हैं फेसबुक से नॉल पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। तो मार्केटिंग को क्रिएटिव होना पड़ता है। थर्ड है, इट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। आज की डेट में मार्केटिंग को आप हटा नहीं सकते बिजनेस से, ठीक है ना। इट इज डेफिनेटली अ बैकबोन ऑफ अ बिजनेस हाउस। आगे बढ़ते हैं। इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या, मार्केटिंग में ना आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज लगानी पड़ती है। यहां पर मैथमेटिक्स लगता है, यहां पर इकोनॉमिक्स लगता है, यहां पर स्टैटिस्टिक्स लगता है, यहां पर अकाउंटिंग लगती है। सारे सब्जेक्ट्स का निचोड़ है मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं। परवेसिव।
परवेसिव का मतलब क्या है, मार्केटिंग हर जगह इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है ना, एंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। आप कोई भी काम करो, फ्रॉम टिप टू एन एलिफेंट, फ्रॉम टिप टू बॉटम, हर जगह मार्केटिंग का इस्तेमाल होना ही होना है। तो आपको समझ में आ गया मार्केटिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात? जल्दी से नोट करो, अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मार्केटिंग डिफरेंट कैसे है सेलिंग से, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, आपके स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन में, आपके यूटीज में 110% मिलेगा ही मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। बहुत सारे डिफरेंसेस आपके बुक में दे रखे हैं, सीबी गुप्ता या कोई और भी बुक आप फॉलो करते हो। मैंने कोई 4 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, आप ये भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे आपको। तो भाई देखते हैं कि सेलिंग क्या है और मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग का नेचर क्या होता है? मार्केटिंग का नेचर होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, लेकिन विदाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ। और सेलिंग क्या होता है? वहां पर होता है कि इट एम्स एट इंक्रीजिंग सेल्स, कम वॉट में सामान बिकना चाहिए। तो मार्केटिंग काफी अलग चीज है और सेल्स काफी अलग चीज है, राइट। तो फोकस क्या होता है? यहां पर फोकस होता है नीड्स ऑफ बायर और यहां फोकस होता है नीड्स ऑफ सेलर। यहां पर बिगिनिंग होती है, मार्केटिंग शुरू हो जाता है प्रोडक्ट के बनने से पहले और खत्म होता है जब कस्टमर के सेटिस्फैक्शन हो जाता है, एंड इट इवन कंटिन्यूज आफ्टर सेल। भाई सामान बनने से पहले मार्केटिंग का काम शुरू, बिकॉज हमको ये पता लगाना होता है कि कौन सा सामान बनाना है, और वो सेल करने के बाद भी प्रोसेस चलता रहता है, खत्म नहीं होता है। और वेयर एज सेलिंग के साथ क्या है भाई? इट बिगिंस आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इट एंड्स विद द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। सामान बनने के बाद सेलिंग शुरू हुई, सामान बिक गया, कोई मतलब नहीं। यहां पर एक स्लोगन है लेट द सेलर बीवेयर, और यहां पर स्लोगन है लेट द बायर बीवेयर। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। एक फोकस अब यहाँ पे ओरिएंटेशन में दे रखा है, ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है, ये सेलर ओरिएंटेड होता है। लाइकवाइज बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप कोई भी 6 पॉइंट लिख सकते हो। एक सजेशन दे रहा हूं, जब भी आपका कोई बड़ा क्वेश्चन आए डिफरेंस में पूछता हुआ, तो आपको यहाँ पर बेसिस जरूर लिखना है और टैबुलर वे में ही आपको डिफरेंस लिखना है। एक बात का और ध्यान देना, बहुत इररिलेवेंट से डिफरेंस मत लिखना, ठीक है ना। तो स्कोप, नैरो, वाइड ऐसे करके पॉइंट मत लिखना। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड में आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो रेलेवेंट पॉइंट लिखिए, आपको खुद पढ़ के लग जाएगा कौन सा पॉइंट रेलेवेंट है और कौन सा इररिलेवेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग और अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मैंने दोनों को एक टैबुलर फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चे ऑब्जेक्टिव्स की जगह इंपॉर्टेंस लिखकर आते हैं पेपर में और इंपॉर्टेंस की जगह ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करिएगा, नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं पहला मार्केटिंग का क्या है। पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर कंपनी पैसे नहीं कमाएगी या बिजनेस हाउस पैसा नहीं कमाएगा तो मार्केटिंग किस काम की, ठीक है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सर ये कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का कुछ और डिटेल में बताइए ना, बच्चों का अक्सर ही डाउट रहता है। तो कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता किस चीज में है? कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता है प्रोडक्ट में, प्राइस में, प्रमोशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब अगर प्रोडक्ट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्राइस से अच्छा प्रोडक्ट ठीक प्राइस में अच्छे से प्रमोट किया हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आसानी से हो रहा हो, मतलब इजीली हो रहा हो, सबको अवेलेबल हो पा रहा हो, तो वहां पर जाके सक्सेस है मार्केटिंग का। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां पर किसके किसके बीच में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चाहिए? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कीवर्ड है, मैंने लिख रखा है, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया आपको। फिर सर्विस टू सोसाइटी। सर्विस टू सोसाइटी का मतलब क्या है? मार्केटिंग एम करती है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग लोगों की बढ़ जाए। क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगी? अगर उनको हम अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, सही रेट में प्रोवाइड करेंगे और इजीली एक्सेसिबल कराएंगे, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। अब भाई देखो, यहां पर 2 पॉइंट ना एग्जैक्टली सिमिलर है इंपॉर्टेंस से। पहला पॉइंट क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो मैंने यहां लिखा हुआ है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, तो ये पॉइंट तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, चल जाएगा। दूसरा पॉइंट है सर्विस टू सोसाइटी। सर्विस टू सोसाइटी को यहां पर लिखा हुआ है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना। तो भाई आप यहां पर सर्विस टू सोसाइटी ही लिख कर आइएगा, यहां हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही लिख कर आइएगा। ऐसा उल्टा क्रॉस मैच मत कर देना पेपर में,
ठीक है ना। तो चलो भाई देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा, अभी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है। पहला है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की नींव है मार्केटिंग। मार्केटिंग हमें ये बताती है कि बिजनेस में प्रोड्यूस क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, मार्केटिंग ये बताता है। क्लियर कि नहीं क्लियर। दूसरा है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। पैसे कहां से आएंगे, ये मार्केटिंग की वजह से ही पैसे आएंगे। हम गुड्स बनाएंगे, गुड्स बेचेंगे, फिर पैसे आएंगे, राइट। थर्ड है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स, बता चुका हूं यहां पे ऑलरेडी। फिर क्या है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होगी, ये बता चुका हूं कि प्रोडक्ट उनको अच्छा मिलेगा, सही प्राइस पे मिलेगा, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग आज की डेट में एक अलग सा फील्ड आ गया है, जहां पर लोग एमबीए करते हैं इन मार्केटिंग, बीबीए इन मार्केटिंग करते हैं, रिसर्च इन मार्केटिंग करते हैं, ताकि उनको इस फील्ड में नौकरी मिल सके। क्लियर है। तो मार्केटिंग ने एक नया स्कोप खोल रखा है, नया जरिया खोल रखा है, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको इंटरचेंज करके एग्जाम में मत लिखिएगा, जल्दी से नोट करो। बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। और लास्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है भाई, और इसका नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए भाई देखते हैं। पहली कैटेगरी है हमारी एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज फंक्शन के अंदर आते हैं 2 पॉइंट्स। पहला है बाइंग एंड असेंबलिंग और दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाइंग एंड असेंबलिंग क्या होता है, बाइंग मतलब प्रोक्योरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स या फिनिश गुड्स आपने खरीदे हैं, या आपने कोई कंपोनेंट्स खरीदा है, ठीक है, ताकि आप कोई और चीज मैन्युफैक्चर कर सको, उस प्रोसेस को बोलते हैं बाइंग, ठीक है ना। असेंबलिंग क्या बोलते हैं, जो भी आपने कंपोनेंट्स खरीदे हैं या आपने जो कोई प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसको असेंबल करके फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाना। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कंप्यूटर को असेंबल कराते हैं लोग। तो असेंबल क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसको एक साथ आपने असेंबल कराया सो दैट आपका एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो सके, उसको असेंबलिंग बोलते हैं। अच्छा, जो बाइंग होती है ना, अगर आपने अच्छा सामान कम कीमत में खरीद लिया है तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको आधा बेच लिया है। गुड्स वेल बॉट आर हाफ सोल्ड, एक कोट लिखा है आपकी बुक में। अगर आपने कोई अच्छा गुड खरीद लिया है कम दामों में, इसका मतलब है कि वो आधा बिक चुका है, ठीक है ना। अब सामान कैसे खरीदेंगे, कई सारे तरीके हैं सामान खरीदने के, बाइंग के कई मेथड्स हैं। तो जरा देखते हैं मोड्स ऑफ परचेज क्या क्या होता है। पहला है परचेज थ्रू इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, पर्सनली एग्जामिन करना एक एक प्रोडक्ट कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं सही है। तो ये प्रोडक्ट, ये मेथड सबसे महंगा होता है, बिकॉज में पर्सनल एग्जामिनेशन होता है और टाइम टेकिंग मेथड भी है ये। दूसरा लिखा है परचेज बाय ग्रेड। अब यहाँ पर ना कुछ ग्रेड्स इंडस्ट्रीज ने सेटअप करके, ग्रेड 1 प्रोडक्ट है, ग्रेड बी प्रोडक्ट है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। तो हमें पता है कि अगर ग्रेड ए प्रोडक्ट है तो सबसे अव्वल होगा, ग्रेड डी सबसे बेकार होगा। तो आप ग्रेडिंग के बेसिस पर भी सामान खरीद सकते हैं, ये चीप पड़ता है। दूसरा है परचेज बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, आपको कैटलॉग दिया जाएगा, उस पर डिस्क्रिप्शन लिखा होगा प्रोडक्ट का, आप उस कैटलॉग को पढ़ने के बाद आप प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, इससे भी सामान मैक्सिमम लोग खरीद रहे हैं। फिर है परचेज बाय सैंपल, मतलब एक सैंपल आपके पास आएगा पूरे प्रोडक्ट के लॉट का, उस सैंपल को देखिए, एग्जामिन करिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप बाकी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो परचेज के इतने सारे मोड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको परचेजिंग बाइंग समझ में आ गया और असेंबलिंग समझ में आ गया, पहला मेथड क्लियर है, ठीक है, पहला फंक्शन क्लियर है। अगले फंक्शन पर आते हैं, सेलिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सेलिंग क्या होता है भाई, प्रोड्यूसर के पास से आपको सामान बेचना है कस्टमर को, और इस बेचने के बीच में आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज करना पड़ता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हम भाई प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कस्टमर को बेचेंगे, या हम प्रोड्यूसर से होलसेलर को बेचेंगे, होलसेलर से रिटेलर को बेचेंगे, रिटेलर से एजेंट को बेचेंगे और फिर कस्टमर को बेचेंगे। लाइकवाइज बहुत सारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से आपको कौन सा चूज करना है, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको वो चूज करना पड़ेगा। तो सेलिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कस्टमर्स, पहली चीज, क्रिएटिंग डिमांड दूसरी चीज, एंड ट्रांसफरिंग द गुड्स फॉर वैल्यू और मनी, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, कस्टमर को ढूंढो, डिमांड क्रिएट करो और फिर गुड्स उनको बेच दो और पैसा उनसे ले लो, ठीक है ना। वेरियस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, इट इज अ पाथ थ्रू विच प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर्स, ठीक है। जल्दी से नोट करो, पहला हम लोगों ने अभी तक केवल कैटेगरी पढ़ी है जिसका नाम है एक्सचेंज फंक्शन। जल्दी से बढ़ते हैं, 2 कैटेगरीज और हैं। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई। फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई के अंदर भी हमारे 2 टॉपिक्स आते हैं। पहला है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बहुत इजी है, बहुत सारे लोगों को पता भी है भाई। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है ना।
अच्छा, इसके फायदे क्या है? इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, मतलब वो सामान जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वहां पर अवेलेबल हो जाता है, इसलिए इट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। दूसरा है इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है ना। बायर हो सकता है अलग जगह हो, सेलर अलग जगह हो, तो उसके बीच में लिंकिंग पिन का काम करता है ट्रांसपोर्टेशन। और यहां पर लिखा है इट रिमूव्स बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस की वजह से आज की डेट में हम लोग सामान नहीं खरीद सकते। यूएस में सामान बनता है, यूरोप में बनता है, चाइना में बनता है और इंडिया में कंज्यूम होता है, और ऐसा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। ये होता क्या है? इट रेफर्स टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन। बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस अलग टाइम पर होते हैं और कंजम्पशन उनका अलग टाइम पर होता है। जैसे कि साल भर अम्ब्रेलास की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन सेल कब होते हैं? ड्यूरिंग द रेनी पीरियड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो उस टाइम तक क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोक्योर करके रखना पड़ेगा, उसको आपको अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि आप जब इसका कंजम्पशन हो मार्केट में तब आप इसको अवेलेबल करा सकें। इस चीज को बोलते हैं वेयर हाउसिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस चीज को बोलते हैं स्टोरेज। ये क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी, समय पर सामान की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी में। इस पूरे चैप्टर की लास्ट कैटेगरी है और सबसे बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। ये कैटेगरी क्या है? फैसिलिटेटिंग फंक्शंस की, ठीक है ना। फैसिलिटेटिंग फंक्शंस में पहला है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का क्या काम होता है और रिसर्च होती क्या है? ये होती है इट इज अ सिस्टमैटिक गैदरिंग, recording and analyzing of data about marketing problems to facilitate decision making। मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट आने चाहिए, कस्टमर को कैसी नीड्स है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सामान बनाएंगे, कैसे सामान बेचेंगे, ये सारा काम मार्केटिंग रिसर्च का होता है, ठीक है ना। लोगों के पास जाके इंटरव्यू लेना, उनकी नीड्स पूछना, उनकी डिफिकल्टी पूछना। अब देखो कोविड था अभी थोड़े दिन पहले, अभी भी है ही कोविड। उस समय सबसे बड़ी चीज क्या हेल्प की? राशन पहुंचाने के लिए ऑनलाइन जितनी भी वेबसाइट्स आ गई हैं, अमेजन आ गया है, बिग बास्केट आ गया है, ग्रोफर्स आ गया है, तो क्या देखा? आपकी एकदम से नीड्स आई और उसके लिए मार्केट में पहले से इस तरह के प्लेयर्स थे और कुछ नए भी आ गए, ठीक है ना। तो वहां पर आपकी हेल्प हो गई, ठीक है ना। तो ये कहां से मिला? ये मिला मार्केटिंग रिसर्च से। अगला है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डिसीजंस एज टू व्हाट प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस और परचेज फॉर सेल। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है बेचने के लिए, पहली चीज। दूसरा, ये पता लगाता है, ये हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि उसकी डिजाइन कैसी होगी, साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, या सारे अदर फीचर्स क्या होंगे। और इट इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। नए कौन से प्रोडक्ट्स बनने हैं, पुराने प्रोडक्ट्स में क्या इंप्रूवमेंट लाना है, इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें फायदा नहीं दे रहे हैं, अनप्रॉफिटेबल है, उनका प्रोडक्शन हमें बंद कर देना है। ये सारी चीजें हमें पता चलती है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ गया? यहां तक मैंने आपको कैटेगरी 2 पढ़ाया और कैटेगरी 3 शुरू कर दिया, जिसके अंदर मैंने अभी 2 फंक्शंस ही पढ़ाए हैं। जल्दी से यहां तक नोट करो, बढ़ता हूं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक में है बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे इलैबोरेट कर रखे हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने। तो चलिए बढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और थर्ड पॉइंट है इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? कि किसी भी प्रोडक्ट को एक क्वालिटी के अनुसार स्टैंडर्डाइज करना, जैसे एगमार्क, आईएसआई, ये क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन है ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो एगमार्क क्या बताता है आपको? क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। और इसी तरह बहुत सारे आईएसआई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट ग्रेडिंग को बताते हैं, ठीक है ना। अगर आपका गुड्स एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और एक कोई ग्रेडेड प्रोडक्ट है, तो उसको बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है मार्केट के अंदर। तो ये समझ में आया स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है और ग्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पैकिंग एंड पैकेजिंग। पैकिंग एंड पैकेजिंग क्या होता है? किसी भी गुड्स को हम पैक क्यों करते हैं? उसका रीजन है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे और वो सेलर को इंफॉर्मेशन दे सके, प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन दे सके, उसकी ब्रांडिंग हो सके, उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन सके और वो खुद अपने आप को प्रमोट कर सके मार्केट में, सेल्फ एडवर्टाइजिंग करने वाला हो। इसलिए पैकिंग और पैकेजिंग की
हेल्प या यूज होता है या ये फंक्शन है मार्केटिंग का। आप याद करो यार, आप कभी बिग बाजार गए हो या स्पेंसर गए हो तो वहां पर रैक्स में खुद प्रोडक्ट्स रखे हैं। प्रोडक्ट्स में क्या है, उनका प्रोडक्ट्स की एक पैकिंग होती है, वो खुद ही डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपने ब्रांड, मतलब वो अपने आप को सेल्फ एडवर्टाइज कर रहे हैं। केवल आप वहां पे घूमने गए हो, केवल वहां पे कुछ भी सामान लेने गए थे, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट अपनी सेल्फ एडवर्टाइजिंग कर रहा है। क्लियर करने के लिए, तो पैकिंग और पैकेजिंग का क्या फंक्शन है, क्या यूज है? पहले तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, फिर इंफॉर्मेशन मिलती है कंज्यूमर्स को, ब्रांडिंग होती है, आइडेंटिटी मिलती है प्रोडक्ट को, और सेल्फ एडवर्टाइजिंग भी होता है। बढ़ते हैं, ये ब्रांडिंग और लेबलिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिव ब्रांड देना या सिंबल प्रोवाइड करना। जैसे कि आप सभी लोग बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि ये किसका ब्रांड है। सबको ही पता है यार ये किसका ब्रांड है, लेकिन फिर भी बता के दिखाना कमेंट सेक्शन में लिखना ये किसका ब्रांड है। तो ये क्या, ब्रांड ने अपना या तो नाम दे दिया या अपना खाली सिंबल भी दे दिया, किसी एक प्रोडक्ट पे अटैच कर दिया, ताकि लोग उस सिंबल को या उस नाम को देखकर एसोसिएट कर सके कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये प्रोडक्ट किस कंपनी को बिलोंग करता है, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग मतलब आपने कई बार अगर मैगी बनाई हो तो मैगी को पलट के देखिएगा, पीछे कैलोरीफिक वैल्यू लिखी होती है कि इस मैगी को कंज्यूम करने पे क्या है, इतनी कैलोरीज मिलेंगी, इतना फैट मिलेगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसकी क्या प्राइसिंग है, इसे क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कब एक्सपायरी है, कब बेस्ट बिफोर एंड लाइफ वाइज। तो उसे क्या बोलते हैं? लेबलिंग। लेबलिंग मतलब लेबल आप किसी प्रोडक्ट पे लगाते हैं सो दैट आपको उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। क्लियर? पढ़ते हैं प्राइसिंग पर। प्राइसिंग का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग प्राइस। एक प्रोडक्ट का कितना साउंड प्राइसिंग होगा ताकि वो मार्केट में रैपिडली बिक सके, वैल्यू फॉर मनी लगे लोगों को, ये हेल्प होता है, ये एक फंक्शन होता है मार्केटिंग का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई। पी फैक्टर इसको बोलते हैं, प्राइसिंग फैक्टर बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, मार्केटिंग मिक्स। यहाँ पर फंक्शंस बता रहे हैं, वहां पे बहुत इलेबोरेट करके पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बिकॉज इसको हम लोग बहुत इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। ये एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है, इट मींस मेकिंग अ फर्म और अ प्रोडक्ट known to the people। एक प्रोडक्ट या एक फर्म के बारे में लोगों को बताना एडवर्टाइजिंग है, ताकि वो लोग परसुएट कर सकें। मैं उनको परसुएट कर रहा हूं ताकि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सामान, इस पर्टिकुलर कंपनी का सामान खरीद सके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजिंग। सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग क्या होता है? लोगों के मन में डिमांड क्रिएट करना, और वो ताकि सामान खरीद सकें। पर्सनल कांटेक्ट, पर्सनल फीडबैक लेना, भाई साहब कैसा सामान था, आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं, या आप प्लीज खरीदिए, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्समैनशिप। इसके बारे में भी इन डेप्थ पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। और लास्ट आज की क्लास, जो कि बहुत लंबी हो चुकी है, लास्ट टॉपिक है फाइनेंसिंग और रिस्क टेकिंग। फाइनेंसिंग का मतलब क्या है भाई? एक बिजनेस हाउस को सामान बनाना है, उसके लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत है। तो मार्केटिंग ये बताता है कि आपको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड्स रेज करने हैं या लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड्स रेज करने हैं। आपकी कंपनी के लिए कौन सा सोर्स ज्यादा बेहतर, ज्यादा चीप पड़ेगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक पर आते हैं, रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग क्या? रिस्क बहुत तरह के हैं। आपके गुड्स स्पॉइल हो गए, आपके गुड्स खराब हो गए, चोरी हो गए, नहीं बिके, कॉम्पिटिटर ने कोई और प्राइसिंग पर सामान निकाल दिया, इस तरह के बहुत सारे रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं मार्केटिंग के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर। तो वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे सो दैट आप बिजनेस कंटिन्यू कर सकें। ऑलराइट, तो मैंने बहुत ब्रीफ में चैप्टर बताने की कोशिश की है। इन केस अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ में ना आया हो, एक बार सीबी गुप्ता उठाइएगा, पढ़ाई करिएगा उससे, कुछ बुक से पढ़ने के बाद समझ में ना आ रहा हो तो इंस्टाग्राम के पेज पर आप मेरे को मैसेज करते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो अपने क्लासमेट से जरूर शेयर करें। ऑलराइट क्लास, दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट।